अस्सलाम वालेकुम और थर्ड लेक्चर रिकॉर्डिंग प्लेसमेंट द टॉपिक इज मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। अच्छा जी, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हम किन चीज़ों पे, किन पॉइंट्स पे और किन क्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो हमारा मेन स्टेम है ऑब्जर्वेशन। कि हम ऑब्जर्वेशन तो करें लेकिन उसके साथ साथ हम इंटरव्यू को इस तरह से लेके चलें कि हमारे पास क्लाइंट की सिम्टम्स, उसके ट्रिगरिंग जो फैक्टर्स हैं और उसकी जो स्टेट ऑफ इलनेस है, हमारे पास बहुत सफिशिएंट इंफॉर्मेशन कह लें या नॉलेज कह लें, वो हमारे पास जमा हो जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो इंटरव्यू है वो बहुत रेलिवेंट होना चाहिए और हमें ओपन एंडेड वे में क्लाइंट को हिंट दे देना चाहिए ताकि वो अपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियलिटी में रहते हुए आपसे विदाउट एनी हेजिटेशन शेयर करें। सबसे जो मेन पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, वो है अपेयरेंस एंड बिहेवियर। अपेयरेंस एंड बिहेवियर में हम देखते हैं जनरल डिस्क्रिप्शन उसकी क्या है, सेल्फ केयर पे उसका कितना फोकस है, रैपर बिल्डिंग और आई कॉन्टैक्ट किस तरह से वो बिल्डअप करते हैं। उसके साथ हम देखते हैं भाई उनके रिटार्डेशन, उनकी एक्टिविटी कैसी है, उनका प्री ऑक्यूपेशन कैसा था, उनकी अटेंटिवनेस या उनकी इरिटेबिलिटी किस लेवल की है। सम टाइम आपके पास आने वाले जो क्लाइंट हैं वो इस कदर इस लेवल पे आते हैं कि उनका आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं होता। मेनली आई कांटेक्ट बेसिक टू रीजंस की वजह से डेवलप नहीं होता या मेंटेन नहीं रहता। फर्स्ट वन इज दे मे बी सफर फ्रॉम द साइकोटिक फीचर्स एंड द सेकंड वन इज दे फेस सम रिग्रेट। अब जब पेशेंट आपके पास रिग्रेटिव सिचुएशन में आएगा तो वो आपसे आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाता। वो अपनी गलतियों में, अपनी किसी भी पछतावे में इस कदर निदामत का शिकार होता है कि वो नहीं फोकस कर पाता। और साइकोटिक फीचर में ऑब्वियसली उनका रियलिटी से कट डाउन हो जाता है। वो इस वजह से अपनी मेंटेनेंस को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। सेल्फ केयर में आ जाएगा पेशेंट की हाइजीन कैसी है, मीन्स के साफ़ सुथरा है और अपनी सेल्फ चेक एंड बैलेंस पे फोकस है या नहीं है। उसके बाद आ जाएगा जी उसकी सेवेरिटी लेवल, जिस इशू के साथ, जिस इलनेस के साथ, जिस मेंटल स्टेबिलिटी के साथ और इरिटेबिलिटी रखते हुए वो आपके पास है, उसका लेवल क्या है। अब इरिटेबिलिटी में पेशेंट आपके पास इतना रेस्टलेस होता है कि वो मेंटेन नहीं कर पाता अपने किसी भी पोस्चर को। वो विद इन अ सेकेंड फेडअप होकर फ़ौरन से खड़ा हो जाएगा कि अभी मैं अब जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझसे मज़ीद वेट नहीं हो रहा या मैं मज़ीद आपके इन सवालों के जवाबात को कंटिन्यू नहीं रख सकता या रख सकती। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा मूड। अब मूड में हमने देखना है कि उसका बिहेवियर कैसा है। जैसे मूड डिसऑर्डर में फॉर एग्जांपल हम देखें तो कभी बिहेवियर बहुत हाई लेवल पे हो जाता है और कभी बहुत लो लेवल, मीन्स के कभी उसके रवैये में तेज़ी आ जाती है और कभी उसका रवैया जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। अब तेज़ी आने वाले जो फेज़ है उसकी, उसमें पेशेंट बहुत सारे काम एट अ टाइम कर लेते हैं, लाइक कुकिंग कर ली, जो फीमेल्स हैं हाउस होल्डिंग, उन्होंने सफाई कर ली, उन्होंने बच्चों के लिए खाना भी रेडी कर लिया, उनकी ट्यूशन या स्कूलिंग के लिए अलग से सारा प्रिपरेशन करके रख ली और शॉपिंग के लिए चलेंगी। एट अ टाइम 3 to 4 डिशेस जो है वो विदाउट एनी हेजिटेशन और इरिटेशन वो मैनेज कर लेती हैं। लेकिन जब वो लो फेज में आती हैं तो जस्ट लाई डाउन वाला उनका सीन होगा या बहुत ज़्यादा सुस्ती कि उनसे कुछ हो नहीं रहा, इवन दो कि वो खाना पीना और अपनी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है, फिजिकल नीड जो है उसको भी फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। और अगर पेशेंट आपके पास डिप्रेस्ड मोड में आ रहा है तो डिप्रेस्ड मोड में ऑब्वियसली उसमें हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस जो है वो फैक्टर काउंट होंगे। और इन्हीं काउंट जो फैक्टर्स हैं को व्यू में रखते हुए वो आपको डिस्टर्ब नज़र आएंगे। वो फिज़िकल आपको अपीयरेंस उनकी नज़र नहीं आएगी, आपको कहीं खोए खोए नज़र आएंगे। और समटाइम पेशेंट की इतना ब्लंटेड किस्म का रिस्पॉन्स होता है कि जैसे आप पूरी उनसे अपनी बात को कह देते हैं और उसके बाद पेशेंट से पूछें कि भैया आपने इस पॉइंट को पिकअप किया या आपका क्या ख्याल है इस पॉइंट को लेके, वो फ़ौरन से ऐसे बिहेव करेगा जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं या आपने कुछ कहा ही नहीं है। तो ये जो ब्लंटेड किस्म का मीन्स के फ़ौरन से ब्लर हो जाने वाला सीन है, आपने देखना है कि पेशेंट किस लेवल पे लाई कर रहे हैं। ये सारी की सारी आपकी ऑब्जर्वेशन है एज अ प्रोफेशनल। समटाइम पेशेंट का रिस्पॉन्स, उसका आई कॉन्टेक्ट, उसका मूड ही आपको बेटर वे में गाइड कर देता है कि वो किस लेवल ऑफ सेवेरिटी पे लाई कर रहे हैं।
फिर आ जाएगी जी स्पीच। स्पीच का रेट कैसा है, उसका राइम कैसा है, और मीन्स के रिदम कैसा है, उसके बाद उसकी वॉल्यूम और उसकी टोन आ जाएगी। अब हम अगर स्पीच पे जाएं तो उसमें आ जाएगा कि कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ वो बोल रहे हैं, और उसका जो रिदम है मीन्स के कंटिन्यूसली बोल रहा है या रुक रुक के बोल रहा है या सोच सोच के बोल रहा है या विदाउट सोचे, मीन्स कि उसको किसी भी पॉइंट पे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो फ़ौरन से क्विक रिस्पॉन्स कर रहा है आपको। उसका वॉल्यूम अच्छा है या बहुत मुनासिब से आवाज़ में आपको समझ नहीं आ रही है, आपको उसको कहना पड़ रहा है कि भाई आप थोड़ा क्लियर बोलें, थोड़ा ऊंची बोलें। फिर उसकी टोन आ जाएगी कि वो किस लहजे में बोल रहा है, वो रिलैक्स मोड में है या बहुत फ्रस्ट्रेटेड है या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर में रिस्पॉन्स कर रहा है। अब ये जो आपके पास आ जाएंगे स्पीच, इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना कोऑपरेटिव या किस लेवल पे वो अपने पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अगर तो उसके इश्यूज इतने फेयर लेवल पे नहीं होंगे या मेंटल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है तो वो आपको फ़ौरन से क्विक रिस्पॉन्स दे रहा है, उसको आपके पूछने पे, अपने सिम्टम्स को एक्सप्लेन करने पे सोचना नहीं पड़ रहा। लेकिन समटाइम क्लाइंट ऐसे भी आते हैं कि आप उन्हें एग्जैक्ट सिम्टम का भी पूछेंगे, वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। उनके रिस्पॉन्स ना करने की वजह उनकी मेंटली स्टेबिलिटी और फिजिकली अपीयरेंस जो है वो दोनों इफेक्ट करती हैं। फिर आ जाएंगे जी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ थॉट फ्रॉम कंटिन्यूटी ऑफ द थॉट एज रिफ्लेक्टेड इन द स्पीच। अच्छा जी, इन डिसऑर्डर्स में देखना कि आपने उनकी रिटार्डेशन कैसी है, एक्सेलरेशन लेवल क्या है उनका, लूजिंग ऑफ एसोसिएशन क्या है, प्रिजर्वेशन, नियोलॉजिज्म्स आ जाएंगे और उसके वर्ड सैलड आ जाएगा। मीन्स के आपके पास पेशेंट आता है, आप उससे ये पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल ओसीडी का पेशेंट है, आप उसको डायरेक्ट हिंट भी दे सकते हैं और इनडायरेक्ट भी, लेकिन आप उससे पूछेंगे क्या कभी आपने बार बार हाथ है ओसीडी के आपके पास जब भी पेशेंट आएंगे वो आपको खुद ही कह देंगे कि मैं जो है सफाई से रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखता या रखती हूँ, और बार बार हाथ धोने पड़ जाते हैं मुझे, और मुझे शक होता है घर वालों पे कि इन्होंने कपड़े साफ नहीं दिए या इन्होंने खाना अच्छा नहीं बनाया या इन्होंने कुछ मिक्स कर दिया खाने में, तो मैं अपने काम ज़्यादातर खुद करने में फ़ोकियत जो है वो प्रेफ़रेंस हम देते हैं। और बार बार हाथ धोना या बार बार वॉशरूम में जाना, और वॉशरूम में जाने के बाद उनका राउंड अबाउट मोर देन 20 to 25 मिनट स्पेंड कर देना, वो हाथ धोने जा रहे हैं या वो शावर ले रहे हैं या चेंज कर रहे हैं। तो इन सारी सिचुएशन में आपको उनकी टाइमिंग, उनके ड्यूरेशन से आइडिया हो जाता है। फिर आप उनसे पूछें, अच्छा जब आपके ये सारा चल रहा है सीन के आपको नहीं सुकून मिल रहा, आप बार हाथ धो रहे हैं, आपके दिमाग में किस किस्म के ख्यालात, कैसी सोचें चल रही हैं, वो जो सोचें हैं, वो जो उनके ख्यालात हैं, वो जो उनके एहसासात हैं, वहाँ से आपको उनकी मेन क्लू तक पहुँचने में आसानी हो जाती है। अब उनका क्या होता है कि वो उनका हार्मोनल लेवल इस हद तक जो डिस्टर्ब हुआ होता है कि वो धनिस्सा या जानते ना जानते वे में खुद ही चल रहे होते हैं कि अब हम जो है वो बार बार ये काम कर रहे हैं, हमारी सेटिस्फेक्शन इसी में है कि हम बार बार हाथ धोते रहें, या लॉक कर लिया हम बार बार उस लॉक को चेक करते रहें, या कोई चीज़ रखी हुई है किसी ड्रॉर या किसी जगह पे बार बार जाके उस चीज़ को देखना कि वो चीज़ वहीं पे ही या उतनी ही अमाउंट या उसी पोजीशन में, किसी ने उसको हिलाया तो नहीं, किसी ने उसको चेंज तो नहीं किया, कम ज़्यादा वाला सीन तो नहीं हुआ। इसमें उनका ट्रस्ट लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, पेशेंट ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो रिलीजियस इंक्लिशंस के थ्रू भी हो सकते हैं, और वो अपने किसी भी मटेरियलिस्टिक वे में भी हो सकते हैं। फिर आ जाएंगे जी लूजिंग ऑफ एसोसिएशन, कि वो कितनी एसोसिएशन अपनी सोसाइटी के साथ रखते हैं, अपने सेल्फ के साथ, अपने बच्चों के साथ रखती हैं। एक पेशेंट थी, हाफिज़ा थी वो। अब उनका ये इशू था कि उसका शौहर उसको डिवोर्स देके अब्रॉड मूव कर गया। अब वो उसकी इतनी ओवरवेल्म सिचुएशन थी, आल दो के वो वहाँ पहुँच के उसने शादी कर ली उसके हस्बैंड ने, और वापस उसको कॉल करके कह रहा है कि भाई आप भी शादी कर लो और अपना ख्याल रखो, आप बहुत अच्छी हो, ये वो फलां फलां, ये सारा उसको कह के, और दोबारा अब उसकी रेस्टलेसनेस इंक्रीज इस तरह से हुई कि वो अभी भी उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको उसका ख्याल है, वो उसको कह रहा है कि भैया आप शादी कर लो। अब उसका जो ओसीडी लेवल था, ऑब्सेशन से उसकी जो कंपल्शन थी, वो ऐसी थी कि वो अपने पेरेंट्स पे ओवरवेल्म होगी कि मेरे पेरेंट्स ने अच्छा नहीं किया,
ये अगर उसको सपोर्ट करते तो इस तरह से हो जाता, और ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ओसीडी तो डेवलप हो गया, लेकिन उसकी अपने बच्चों पे भी वैसी अफेक्शन नहीं थी। वो उनको भी मारती थी, गुस्सा करना और उनको ओवर एग्जरेट कर देना कि ये गलत है और ये प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं जिस तरह से उसको करना चाहिए उसके बच्चों को, और चीखना, चिल्लाना। तो लूजिंग ऑफ एसोसिएशन मीन्स कि आप किसी चीज़ के साथ अटैच थे और आपने उसको डोज कर दिया, या आप अटैच नहीं थे, जिन पॉइंट के साथ आप उनके साथ अटैच हो रही हैं। डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपका कॉजिंग फैक्टर क्या है। फिर आ जाएंगे कि आपके वर्ड्स कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप डिप्रेस्ड जो पेशेंट आएंगे, आप उनसे पूछें कि आपको मायूसी महसूस होती है। अगर तो उनको महसूस हो रही है, आप उनसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं किस हद तक हो रही है, या आपको दुनिया को समझने का क्या नज़रिया है, आप दुनिया को किस व्यू पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं। आपके सामने फॉर एग्जांपल एक गिलास में पानी है और वो गिलास आधा पानी से भरा हुआ है। अब आप पेशेंट से ऐसी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि भाई ये क्लास पर आया है, आप बताएं इसकी क्या सिचुएशन है या ये किस हालत में पड़ा हुआ है। जिन पेशेंट को मायूसी फील हो रही होगी ना, वो कहेंगे कि ये गिलास आधा खाली है। अब वो गिलास आधा खाली क्यों उनको लग रहा है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में इश्यूज चल रहे होते हैं, और वो उन इश्यूज की बेस पे उसको उस सिचुएशन के साथ रिलेट कर देते हैं कि ये गिलास भी तो आधा खाली है ना। और जिनका लेवल बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होता, वो आपको ऐसा भी रिस्पॉन्स कर देते हैं कि भाई ये ग्लास में आधा जो पानी है वो भरा हुआ है। अब सबके देखने का अंदाज अपनी अपनी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग होता है। अब जिसने कह दिया कि ग्लास आधा खाली, ऑब्वियसली वो उस लेवल पे लाई कर रहा है कि उसका फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस लाई कर रही है उसकी लाइफ में। और जिन क्लाइंट्स ने आपको रिस्पॉन्ड किया ये ग्लास भरा हुआ है, मीन्स कि वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में होप को लिए बैठे हैं, या उनके किसी ना किसी कोने में कोई छोटी सी उम्मीद ज़रूर है जिसकी बना पर उन्होंने आपसे इस तरह से रिस्पॉन्ड किया। तो डिपेंड करता है अगेन कि उनका सेवेरिटी लेवल क्या है, उनका दुनिया को परखने का, देखने का और रहने का नज़रिया कैसा है। फिर ना उम्मीदी रोना और इस तरह के डिफरेंट जो इश्यूज हैं, ये आपको अपने इंटरव्यू के दौरान पता करने हैं, और आपको इंटरेक्ट वे में भी उनको टारगेट कर सकते हैं और डायरेक्टिव भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। फिर आपके पास आ जाएगा जी डिसऑर्डर ऑफ थॉट कंटेंट। अच्छा जी, प्रियोक्यूपेशंस आ जाएगा इंक्लूडिंग सोसाइटल आइडिएशन, मीन्स कि आप पहले क्या करते थे, या आपकी रूटीन कैसी थी, आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजारना चाहते हैं, और जिस तरह से गुजारना चाहते हैं वैसे गुजर रही है या नहीं गुजर रही, या उस वे में चल रही है जिसको आप पसंद नहीं करते थे, और तभी आपने अपने मसाइल से तंग आकर, या आपको लगा कि खुदकुशी करना जो है वो आसान तरीका है, या आपके दिमाग में ऐसे ख्यालात आए, या आपने खुदकुशी को कभी प्रेफरेंस दी कि आपकी मौजूदा ज़िंदगी के अकॉर्डिंग आपको ऐसे ख्यालात आए या नहीं आए। तो अगर तो उनको सुसाइडल आइडिएशन आ रही हैं, तो आप उनकी नोयत को, उनकी इंटेंसिटी को फ़ील करेंगे। समटाइम क्लाइंट आपके पास ऐसे आते हैं कि उनको सुसाइडल आइडिएशन आ रही होती है, मीन्स कि उन्हें लगता है अगर वो नींद की गोलियाँ ज़्यादा खा लेंगे या कुछ भी इस तरह से पॉइज़न ले लेंगे तो वो खुदकुशी कर सकते हैं और उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी, लेकिन ये सिर्फ ख्यालात की हद तक है। और वो क्लाइंट जिनमें सुसाइडल आइडिएशन आ जाती हैं, वो आपके लिए टास्क किस्म के, मीन्स के आपके लिए एक टफ टास्क हो जाता है कि आपने उनको डील करना है। सुसाइडल आइडिएशन आना मतलब कि आपका क्लाइंट इजी नहीं है, और समटाइम क्लाइंट आपके पास सुसाइडल आइडिएशन अटेम्प्ट करके आया होता है। उसके सुसाइडल अटेम्प्ट जो है वो क्यों है, वो अगेन उसके सेवेरिटी लेवल को, उसके इश्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये भी आपको पता चलेगा कि उनकी कम्युनिकेशन और उनकी फैमिली अटैचमेंट कैसी है। सम टाइम वो अपने इश्यूज को अपनी फैमिली, अपने पीयर्स के साथ, अपने सोशल सर्कल के साथ शेयर नहीं करते हैं। डिप्रेशन में मौजूद जितने भी पेशेंट हैं वो सुसाइडल अटेम्प्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीदी नाउम्मीदी जो है वो इस लेवल तक बढ़ चुकी होती है, उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, उन्हें कोई शख्स नहीं मिलता जो कि उनको सुन सके, उन्हें समझ सके और उन्हें प्रॉपर वे में सपोर्ट कर सके। जब वो ये सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हैं, किसी को अपने दिल की बात नहीं बता पाते हैं, अपनी परेशानियाँ, अपने मसाइल को शेयर नहीं कर पाते हैं, उनका हल उनको नहीं मिलता, ये सारी चीज़ें मिलकर उनको कहते हैं कि भई आप खुदकुशी अब कर लें, अब आपके पास कोई और रास्ता नहीं है इससे बेहतर।
तो शेयरेंस जो है वो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप शेयर करें अपने मुखलिस दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फादर्स के साथ, जहाँ आपकी अटैचमेंट ज़्यादा है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि वो शख्स आपके साथ सिंसियर हो और उसकी जो भी सपोर्ट हो वो आपके लिए इफ़ेक्टिव है। ऐसा ना हो कि वो आपको किसी नेगेटिव वे में सपोर्ट करे और आप उस रास्ते पे चलते चलते अगेन अपनी लाइफ को स्पॉइल कर दें। ओवर वैल्यूड आइडियाज़ आ जाएंगे जी, इंक्लूडिंग आइडियाज़ ऑफ प्रेफरेंस। समटाइम आपके पास ओवर वैल्यूड आइडियाज़ जो हैं वो ऐसे होते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में कहीं लाए नहीं कर रहे हैं। वो आपकी ज़िंदगी में जब लाए नहीं कर रहे हैं तो आप, इट्स मीन्स कि आप उसको ओवर थिंक कर रहे हैं या आप उस पॉइंट को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओवर वैल्यूड आइडियाज़, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट थी मेरे पास, उसके हस्बैंड ज़रा सेटल्ड थे और बाकी के भाई इतने स्टेबल नहीं थे। अब उन्होंने अपनी नंद की शादी करनी थी। अब उसका ये था कि उसका शौहर जो कि स्टेबल है और फिर भी इतना खर्चा कर देगा नंद की शादी पे, और वो उसको लेके इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड आइडियाज़ में या ओवरवेल्म या ओवर थिंकिंग की तरफ मूव कर गई कि क्या होगा, इतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। हालांकि वो अगर अच्छी तरह से भी उसकी शादी का इंतज़ाम करते तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन हम जानते बूझते जो है वो किसी पॉइंट पे ज़्यादा फोकिया दे देते हैं कि अच्छा अब क्या होगा, या इस चीज़ पे हमारा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, या हम अपनी ज़्यादा एनर्जी को स्पेंड कर देंगे। जब हम ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं वो चीज़ें आपके आइडियाज़ को रेफर कर देती हैं इन डेट वे जो कि आपके लिए सपोर्टिव नहीं है। वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोशल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी जो सोशल सपोर्ट है उसको स्पॉइल कर देते हैं। तो ओवर वैल्यूड आइडियाज़ तक भी आपको रीच करना चाहिए। अब वो इस पॉइंट पे क्यों सोच रही है? अब उसको ये लग रहा है कि वो लोग सेटल्ड हैं, अगर उसका शौहर ये सारा सीन अच्छे तरीके से कर देगा तो लोगों की नज़रों में आ जाएगा कि ये तो बहुत सेटल है, इन्होंने शादी भी की है, बाकी भाइयों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे उसको आल दो के एक थैंक टू गॉड वाली सिचुएशन में आना चाहिए था कि शुक्राना अदा करना चाहिए अल्लाह का कि अल्लाह ने उन लोगों को इस काबिल बनाया। लेकिन सोचने का अंदाज़ हर इंसान का अपना है, या तो आप पॉजिटिव वे में सोचें या आप नेगेटिव वे में सोचें। ये आप पे, आपकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे और आपकी तरबियत पे डिपेंड करता है कि हम किस वे में सोच रहे हैं। उन पॉइंट पे जहाँ हमें शुक्र अदा करना चाहिए हम शुक्र अदा नहीं करते हैं, हम नाशुक्री की तरफ मूव कर जाते हैं, तो इश्यूज क्रिएट होना शुरू कर जाते हैं। और यही जो सीन था वो इस पेशेंट के साथ था कि उसमें शुक्रगुजारी कम थी और ओवर थिंकिंग जो थी फजूल पॉइंट्स पे लेके, कि जिस पॉइंट पे उसको सोचना भी नहीं चाहिए वो उस पॉइंट पे सोच के अपनी एनर्जी को वेस्ट कर दी थी। अच्छा जी, अब सेशंस आ जाएंगे। अब सेशंस ऑफ थॉट जो है वो क्यों है, डिल्यूजन्स हैं। समटाइम ऐसा होता है, हमें लगता है कि कोई हमें डिल्यूजन ऑफ थॉट्स मीन्स के हमें कोई कंट्रोल कर रहे हैं, हमें ख्यालात आ रहे हैं। जैसे साइकोटिक पेशेंट्स जो होते हैं उन्हें ये लगता है कि अगर वो उन्हें आवाज़ें जो हैं वो गाइड कर रही हैं कि अब वो क्या करें, खुदकुशी करें ना करें, किसी को मारें, चीखें मारें, लड़ाई करें, झगड़ा करें, चीज़ों को तोड़ें ना तोड़ें। ये सारी की सारी चीज़ें सेक्शंस और फोबियाज पे डिपेंड करती हैं। फोबियाज किसी को किसी भी किस्म का हो सकता है, लाइक फाइटर फोबिया हो जाता है, और फियर ऑफ हाइट है, और डिफरेंट फोबियाज हैं। आपको सोसाइटी में बाहर जाना जो है, खुली जगहों का फोबिया हो जाता है। आपको बारिश का भी जो है ये फियर या फोबिया आप कह लें। हर इंसान के फोबिया जो हैं वो उसकी पर्सनैलिटी को रिवील करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी और उसके इश्यूज और उसके इंटरेस्ट की बेस पे क्रिएट होते हैं। फिर आपके पास आ जाएगा जी डिसऑर्डर ऑफ पोजीशन ऑफ थॉट, थॉट इंजर्शन, थॉट विड्रॉल एंड थॉट ब्रॉडकास्टिंग। अब वो जो थॉट पोजेशंस हैं वो क्या हैं? आपके पास जो साइकोटिक पेशेंट हैं उनमें थॉट ब्रॉडकास्टिंग एक मेजर फैक्टर है। और थॉट ब्रॉडकास्टिंग जो है सम टाइम आपको सुसाइडल जो पेशेंट है उनमें भी देखने को मिलेगा। अब थॉट ब्रॉडकास्टिंग क्या है? आपको लगता है कि आपके ख्यालात जो हैं वो कोई और कंट्रोल कर रहा है। अब आपको सेकंड पर्सन, फॉर एग्जांपल अगर हम रियल लाइफ में देखें तो हमारे अगर दो लोग हैं और वो फ्रेंड, उनके आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उन दोनों में से एक फ्रेंड जो है वो दूसरे को कंट्रोल कर रहा होता है। मीन्स के अगर किसी को कोई इशू आ गया, कोई एक दोस्त जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है तो दूसरा उसको स्टेबल करते हैं। अब वो जो स्टेबिलिटी है ऑब्वियसली हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे पास उसकी मेंटल एक्सेस है, हम उसको प्यार से या गुस्से से कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन नहीं भी अब ऐसा करना है तो ऐसा ही होगा और ऐसा ही करना चाहिए।
हम वैसा कर लेते हैं, मीन्स कि हमारी अपने फ्रेंड के साथ बाउंडिंग ऐसी है कि हम उसके थॉट्स को कंट्रोल करें या उसके साथ मिलकर वर्किंग करें। कभी हम मान लेते हैं और कभी हम मना लेते हैं। लेकिन जो थॉट ब्रॉडकास्टिंग है उसमें बहुत सारे जो थॉट्स हैं वो आपको ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं, आपको बताते हैं कि आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, और उसने जो जो करना है वो हमेशा उसको नेगेटिव वे में गाइड कर रही है। फिर आपके पास आ जाएगा जी ऑर्डर ऑफ परसेप्शन, उसमें आ जाएगा डिपर्सनलाइजेशन, इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। अब आपके पास जो डिपर्सनलाइजेशन है वो क्यों लाई कर रही है, आप अपनी पर्सनैलिटी को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही, आपको रियलिटी से कन्फ्यूजन क्यों है, और अगर आपको लग रहा है कि कोई गायबाना फोर्स आपको हेल्प आउट कर रही है तो ये कंडीशन किस वजह से लाई कर रही है। मीन्स कि आप चीज़ों को वैसे परसीव नहीं कर रहे हैं जैसा कि आपको करना चाहिए। फिर आपके पास आ जाता है जी कोग्निटिव असेसमेंट। कोग्निटिव असेसमेंट में आ जाएगी आपकी ओरिएंटेशन, आपकी अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी जनरल नॉलेज एंड आपकी जजमेंट। अब कोग्निशन में आपके पास अगर तो नॉर्मल लोग आ रहे हैं और वो आपको बताते हैं कि भाई आपको चीज़ें रख के भूल जाते हैं और आपको बातें याद नहीं रहती या आपको वो पॉइंट याद नहीं रहते हैं जिन पे आपने वर्किंग करनी होती है। अब हम उसे किस तरह से कंट्रोल करें। और सम टाइम आपके पास डिमेंशिया जो है वो ओल्ड एज में स्टार्ट होता है और उसके लिए ज़रूरी है कि एज आपकी मोर देन 60 ईयर्स होनी चाहिए। सम टाइम आपका ब्रेन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा होता और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका ब्रेन जो है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है, मीन के सिकुड़ना शुरू हो जाता है या उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं रहती है सारे दिमाग की। तो आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। फिर ये चीज़ें ओरिएंटेशन और आपकी मेमोरी जो है डिपेंड करती हैं। आप पेशेंट से पूछ सकते हैं कि ये जो कमरे में घड़ी लगी हुई है, ये जो चीज़ है इसको क्या कहते हैं, इसका काम क्या है, या समटाइम आप बल्ब की तरफ इशारा करके उनको कहते हैं कि ये क्या है और इसका काम क्या है। आप पंखे की तरफ करके पूछ सकते हैं, आप उनसे डेट पूछ सकते हैं कि आज क्या तारीख है, आज क्या दिन है और आज क्या वक्त है जिस वक्त पे आप इस कमरे में मेरे सामने बैठे हुए हैं, या आपको पिछली बातें याद हैं। कुछ भी आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर तो उनकी रिकॉल पावर जो है वो अच्छी है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर सकते हैं, और अगर उनकी रिकॉलिंग पावर अच्छी ना हो, वो अपने बच्चों को या अपनी बेसिक नीड्स को रिकॉल ना कर पाएँ तो फिर उनके साथ आपको डिफरेंट डायमेंशन में वर्कआउट करना पड़ता है। इस तरह से इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज आप उनसे डेट का पूछने हैं, पाकिस्तान कब बना या कुछ भी इस तरह से रिसेंट इंसिडेंट हुआ हो या कोई वाक़या या कोई ऐसी बात हो कि इलेबोरेटिव और उसे याद रखनी चाहिए। फैमिली आपको इतना सपोर्ट कर देती है कि आप उसे ये पूछ के देखें इसको ये याद है या नहीं याद, या बहुत ही जनरल आपने सुबह किस चीज़ का नाश्ता किया, या आपने रात को खाने में क्या खाया था, या आपको क्या पसंद है, आपको कपड़े किसने निकाल के थे, आपने खुद निकाले, या आपकी फैमिली ने आपको गाइड किया कि आप ये ड्रेस पहने, ये सारी चीज़ें आपको उसकी डायग्नोसिस में हेल्प आउट कर देती हैं। फिर बेसिक और लास्ट जो पॉइंट है वो आता है आपके पास इंसाइट। अब इंसाइट क्या है कि व्हाट डज द पेशेंट थिंक एज द एक्सप्लेनेशन फॉर देयर प्रॉब्लम। अब क्या पेशेंट को पता है कि उसके साथ जो मसले दरपेश हैं उनका बेसिक सोर्स क्या है, या उनकी नीयत क्या है, या उनको इस बात का नॉलेज है कि उनका ट्रीटमेंट किस इंस्टीट्यूट पे हो रहा है या किन सिम्टम्स की बेस पे हो रहा है। सम टाइम पेशेंट को इंसाइट होती है कि उसके साथ जो मसाइल हैं वो क्यों हैं और किस लिए। सम टाइम पेशेंट को नहीं पता। इंसाइट का होना बहुत ज़रूरी है, और वो पेशेंट जो कि ऑलरेडी इंसाइट रखते हैं आप उन्हें जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। और कुछ पेशेंट जिन्हें इंसाइट नहीं होती है सम टाइम आप उन्हें गाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एंजाइटी है या आपको ये इशू है और आप इसको इन पॉइंट्स की बेस पे कवर कर सकते हैं जैसे हम आपको गाइड करें। अगर आप मेरे साथ प्रॉपर वर्किंग करते हैं, मेरे साथ आपकी कोऑपरेशन अच्छी रहती है, आप इन मसाइल पे काबू पा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोऑपरेशन वैसी नहीं है तो आपको फर्दर जो है वो इश्यूज पेश होंगे और हम उसको उस तरह से कवर अप नहीं कर पाते हैं। तो आपकी हमारे साथ जो गाइडेंस है या सपोर्ट है वो ज़रूरी है। समटाइम द पेशेंट इसको सुन के आपको बहुत सपोर्टिव रिस्पॉन्स देते हैं और वो क्विकली रिकवरी की तरफ मूव करते हैं। लेकिन समटाइम पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो कि समझ के और जान के उस लेवल तक रीच आउट करके
तो वो ओवर एंशियस हो जाते हैं, वो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जब आप एक पॉइंट पे एक लेवल से ज़्यादा सोचें तो वो चीज़ें इश्यूज क्रिएट करती हैं। तो आपने उसको गाइड करते हुए, इंसाइट प्रोवाइड करते हुए इस तरह से सपोर्ट देनी है कि वो नेगेटिव वे में ना लेके जाए। अगर उसकी थिंकिंग थॉट जो है एग्जैक्ट आप कर लेते हैं कि वो किन लेवल पे और किन पैटर्न्स पे मूव कर रहे हैं, तो आपको उसको गाइड करना ज़्यादा आसान है। तो ये सारा सीन है हमारा कि हम अपना मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को किस तरह से लेके चलते हैं, हमारा फ्लेक्सिबल वे में रहते हुए और टू द पॉइंट रहना कितना ज़रूरी है। इन सारे वे से आपके पास प्रॉपर हिस्ट्री आ जाएगी क्लाइंट की। आफ्टर डेट नेक्स्ट जो है आपके पास फॉलो अप, आप उस पर उसका फीडबैक लेते हुए प्रीवियस सेशन की आप उसकी इंटरवेंशन और इसकी असेसमेंट जो है उसको डिफाइन कर लेते हैं। आपकी उस पर वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर ओवर द सेशन जो भी इश्यूज न्यूली सिचुएशनल प्रॉब्लम्स जो हैं उसकी वो फेस हो, आप उनको साथ साथ रिकवर कर लेते हैं।